Hello everyone, welcome to Stu1. Myself Ashish Ranjan, your maths tutor, and I have done BTech from IIT BHU and मैं पिछले 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग लेक्चर 2 शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो पहले लेक्चर में क्या देखा हमने देखा कि रूट और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, और फिर नेचर ऑफ रूट्स हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके के होते हैं। उसमें हमने बेसिकली देखा कि नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डी पे डिपेंड करता है। डी पे किस तरीके से, डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, डी लेस देन 0 है तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। और मोस्ट दो इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल है, तो उस केस में क्या होता था, रूट्स जो होता था पी प्लस माइनस रूट क्यू होता था। ठीक है, और एक हमने देखा कि अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, उसके कोफिशिएंट क्या है, रियल हैं, तो उस केस में जो उसके रूट्स होते थे वो आपस में कॉन्जुगेट होते थे। मतलब अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट क्या होता था, a माइनस आयोटा बी। तो वो सारी चीजें हमने देखा है अभी तक। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ नेक्स्ट है, ये हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल एक बच्चा बार बार लिख रहा था कि सर अगर रूट्स अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n होगा तो इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं बोल भी रहा था वो आगे आएगा, तो आज उसके बारे में हमें देखना है। जैसे अभी तक क्या देखा है, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर मान लिया जाए दो रूट्स दिया हुआ है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे वो हमने सीखा था। ठीक है, उसके लिए क्या था कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि जब अगर हमें रूट पता है दो तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। और वो इक्वेशन कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये तो हो गया, इस तरीके से इक्वेशन बनेंगे। तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मन में फिर सर अगर हमें जब ये पता ही है कि इस तरीके से इक्वेशन बनाया जाता है तो इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, दो रूट से अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसका अलग से जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा। और क्या बोल सकते हैं, ऐसा कि एक ट्रिक है जिससे क्या होगा, अगर रूट्स सिमेट्रिक है, देखिए यहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं कि अगर रूट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक रूट्स है। ठीक है, अगर रूट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक है, मतलब जैसा एक रूट है उसी के जैसा क्या हो दूसरा रूट हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि रूट जो है हमारा सिमेट्रिक है। तो उस केस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लगाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक रूट्स। देखिए पहले वो देख लेते हैं कि सिमेट्रिक रूट्स होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो अल्फा प्लस के है, एक रूट क्या है अल्फा प्लस के, तो दूसरा भी रूट बीटा प्लस के होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें वो सारे इक्वेशन पता करने हैं जिसके रूट्स एक ये हो। ठीक है, फिर इक्वेशन क्या होगा, जिसके रूट्स ये दोनों हो, जिसके रूट्स ये दोनों या फिर इस तरीके के हों। ठीक है, उसी में ये है कौन सा, जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा टू द पावर n कॉमा बीटा टू द पावर n है। ठीक है, अब इसको देखिए सब सिमेट्रिक है क्योंकि जो अल्फा के साथ हुआ है वही बीटा के साथ हुआ है, जो अल्फा के साथ हुआ है वही बीटा के साथ हुआ है। आप देख सकते हो जितने भी 6 के 6 हैं केसेस, उन सारे में क्या है, सेम चीज क्या हुआ, अल्फा के साथ भी हुआ और बीटा के साथ हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे जो रूट्स हैं कैसे हैं, वो सिमेट्रिक हैं। तो अब आती है बात कि बनाएंगे कैसे। देखिए अब एक तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि अगर दो रूट्स हैं तो दो रूट्स जिसका इक्वेशन बनाना है, जिसके रूट्स अल्फा प्लस के है बीटा प्लस के है, तो कैसे बनाएंगे, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। एक तरीका तो ये है ही, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2k, के और के ऐड करेंगे ना, तो के और के कितना हो जाएगा 2k इंटू एक्स प्लस ये क्या होगा अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करोगे, अल्फा बीटा को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, अल्फा बीटा को इस तरीके से हटा सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें पता है वो क्या है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा पता है वो क्या है सी बाई ए। यानी यहां से यूज करके ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारा ये
इक्वेशन पता होगा। तो इतना सारा चीज करना पड़ेगा, और ये चूंकि सिंपल है, हो सकता है कुछ और कॉम्प्लेक्स हो जिसमें क्या हो कैलकुलेशन और भी ज्यादा हो जाए। तो इसी चीज को हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं उसको सीखना है, ठीक है। तो देखिए इसको सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें मान लिया हमें एक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स बता दिए अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। यानी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है, देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे अब नया इक्वेशन जो बनेगा एक्स के टर्म में, उसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस के, तो हमने एक्स मान लिया, उसको एक्स मान लिया। ये नया रूट है जो कि x के इक्वल होगा, क्योंकि नया इक्वेशन x के टर्म में होगा, तो उसके रूट अल्फा प्लस के हैं। तो यहाँ से अल्फा की एक वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस के। अब अल्फा चूंकि रूट्स है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा कुछ रिलेशन हमारे पास रहेगा कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास है ही क्योंकि अल्फा रूट है। अब अल्फा की वैल्यू हम चाहें तो इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर b इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। यानी आपको जो इक्वेशन चाहिए था क्वाड्रेटिक, जिसके रूट क्या हो, जिसके रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो, वो इक्वेशन यहाँ पे है। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स, इसी के रूट्स कौन से हैं, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो ये चीज अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अल्फा के लिए ये वैल्यू आता और बीटा के लिए कुछ और वैल्यू आता। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो बीटा के लिए भी यही वैल्यू आएगा, इसके इक्वल टू एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के। तो अब देख रहे हो, चाहे अल्फा से रिप्लेस करो एक्स या फिर बीटा से रिप्लेस करो, दोनों के केस में क्या होगा, जो इक्वेशन आएगा वो यही आएगा। इसलिए रूट का सिमेट्रिक होना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अल्फा माइनस के कॉमा बीटा माइनस के। तो अब अगर पहला समझ में आया होगा तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा कि इसमें x किससे रिप्लेस होगा। आप सीधा सीधा मान लो ऐसे, अल्फा माइनस के इज इक्वल टू मान लिया x, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस के। यानी यहाँ पे जो रिप्लेस होकर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस के होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस के प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है, समझ में आ गया सबको। यहाँ पे क्या था, जब रूट्स ऐसा था तो हमने रिप्लेस करके, हमें करना क्या है, देखो सारे केस में, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे केस में क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। उससे क्या होगा, आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आसानी से बन जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो गया। वैसे ही चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले को बना सकते हैं। थर्ड वाले को कैसे बना सकते हैं, थर्ड वाला देखिए, अल्फा के इंटू बीटा के, यानी अल्फा के को क्या मान लेंगे, अल्फा के को एक्स मान लिया, अल्फा के को एक्स मान लिया, तो के इज इक्वल टू, सॉरी के नहीं निकालना है हमें क्या निकालना है, एक्स अल्फा निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई के। यहाँ से आप रिप्लेस करो, रिप्लेस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स बाई के होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई के प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अगर रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, अल्फा इंटू के कॉमा बीटा इंटू के, तो उस केस में हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। आप देख रहे होगे कि इस केस में क्या है, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब यूज करते थे, वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये चीज ध्यान रखना है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब रूट्स कैसा हो, रूट्स सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वैसे ही आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो, अल्फा बाई के बीटा बाई के, है ना, अल्फा बाई के बीटा बाई के। अब देखो अल्फा बाई के को मान लिया एक्स, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई के एक्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इंटू के एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
क्लियर, ये भी इक्वेशन बन गया। वैसे ही आप ये भी बना सकते हो। देखो अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, जैसे ये तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो, क्या यहाँ पे भी रूट ना सिमेट्रिक है। कैसे? क्योंकि अल्फा से पहले p मल्टीप्लाई किया गया, q ऐड किया गया, तब यहाँ पे बीटा के साथ क्या हुआ, p मल्टीप्लाई किया गया, फिर q ऐड किया गया, यानी दोनों रूट क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों के साथ जो ऑपरेशंस हुए हैं वो क्या हुए हैं, सेम ऑपरेशन हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अल्फा फाइंड करना है। p अल्फा प्लस q इज इक्वल टू x, देन x अल्फा इज इक्वल टू x माइनस क्यू अपॉन p, ये चीज आ गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू x माइनस क्यू अपॉन p, तो यहां से क्या आएगा, यहां से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x a इंटू अल्फा की वैल्यू रख दिया x माइनस क्यू अपॉन p होल स्क्वायर प्लस b x माइनस क्यू अपॉन p प्लस c इज इक्वल टू 0। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। तो जो बच्चा कल पूछ रहा था सर कि अल्फा की पावर n बीटा की पावर n का इसका कैसे बनाएंगे, तो अब मुझे लगता है इसका बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे। अल्फा टू द पावर n को मान लेंगे x, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x टू द पावर 1/n, x टू द पावर 1/n यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या करना होगा, पावर में हमें n से डिवाइड करना होगा, तो अल्फा की वैल्यू इतना आ जाएगा। इक्वेशन में पुट करिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ जाएंगे, यानी क्या हुआ कि ये इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, कौन से, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। समझ में आया? तो सब कुछ क्या हो रहा है इसमें, अगर आपको ये समझ में आता है, सिर्फ पहला समझना है, अगर आपको पहला समझ में आ रहा है तो बाकी सारे आप समझ ले रहे हो, बाकी सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लोगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, अल्फा है बीटा है। फिर बोल रहा है देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पे अब इसके रूट्स पता करने हैं। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो पहले सिंप्लीफाई करोगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, फिर क्या करोगे, ए बी सी को अल्फा बीटा से रिप्लेस करोगे। कैसे रिप्लेस करोगे, क्योंकि पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो आप उससे रिप्लेस करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर भी सही से बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर भी डाउट है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया है, तो देखिए कितना अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या करते हैं, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हमारा एम ये है कि हम कोशिश करते हैं ना, जैसा इक्वेशन गिवन है उसी टाइप का इक्वेशन बनाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट देखो a है, b है और c है, तो वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, a इंटू देखो ये x बाई ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, दिख जाएगा। यहां से क्या किया, x माइनस 1 को होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस b, ये क्या आएगा x, ठीक है, बी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आया है। ठीक है, x बाई एक्स माइनस 1 नहीं होगा, आप ध्यान से देखो, x बाई एक्स माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप अगर ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे प्लस है, b के प्लेस पे प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमें प्लस बनाना होगा। तो प्लस बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, a इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये b हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स प्लस c इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको प्लस बनाने के लिए 1 माइनस एक्स लिख दिया। अब यहां पे भी चाहे ना, हम लोग ध्यान से देखो, x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, आगे पीछे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिख रहा है
कि x जो है यानी बेसिकली अल्फा रिप्लेस हुआ है। अल्फा किससे रिप्लेस हुआ है? अल्फा इससे रिप्लेस हुआ है। देखो ध्यान से, अल्फा जो है ना, अल्फा किससे रिप्लेस हुआ है? अल्फा जो रिप्लेस हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, अल्फा को रिप्लेस करके यहाँ पे x की वैल्यू लिखते थे। तो यानी ये जो आया है, जो एक्स स्क्वायर के जगह पे आया है, वो अल्फा की जगह आया है, यानी इसको लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स। समझ में आया सबको? क्या करना था, हमें पता करना था कि अल्फा किस वैल्यू से रिप्लेस हुआ है। तो आप देख लो हमने क्या किया, सबसे पहले एम है कि बिल्कुल वैसा ही बना दो जैसा इक्वेशन दिया हुआ है, उसी तरीके से हमने बना दिया। a है, b है, c है। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि x ना किसी वैल्यू से रिप्लेस हुआ है। x बोले तो अल्फा, तो अल्फा किसी वैल्यू से रिप्लेस हुआ है, तो वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू है x बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने अल्फा इज इक्वल टू लिख दिया x बाई 1 माइनस एक्स। अब यहां से क्या करेंगे, हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x ही रूट है इसका, x ही रूट है, तो x पता कर लेते हैं ना। पता कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगर x की वैल्यू पता करेंगे, x की वैल्यू पता करेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अब चूंकि पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी रूट्स कैसे होंगे? सिमेट्रिक होंगे। तो अगर हमने एक रूट पता कर लिया, इसका मतलब हमने दूसरा रूट भी पता कर लिया। तो एक रूट क्या हुआ? अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बीटा बाई 1 प्लस बीटा, क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है कैसे पता चला? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जैसा x यहाँ पे रिप्लेस हुआ है वैसा ही x यहाँ पे भी रिप्लेस हुआ है, यानी x किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन से रिप्लेस हुआ है और जो कि अल्फा के इक्वल है। इस तरीके से सॉल्व किया, x आ गया, x ही रूट है हमारा, x इसका रूट है, तो x की वैल्यू अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो एक रूट, दूसरा रूट, वैसे ही ये आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूट किस तरीके से अगर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया तो पता कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू देखो इसकी फाइंड करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ये लिखा हुआ ऐसा कुछ, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टू द होल क्यूब प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा टू होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब एक तरीका तो ये है कि देखो बिना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे हो सकता है बहुत कैलकुलेटिव हो जाए। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चों को देख के लगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, हम इसको सीधा सिंप्लीफाई करेंगे और पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इसका एक इलाज और भी है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। सॉल्व करिए जल्दी से इसको। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है वो देख लेते हैं हम लोग। अब एक काम करते हैं ना, यहां पे देखो एक ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं जिसके रूट्स कौन से हैं। एक रूट्स ये हो 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। अब एक ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स ये दोनों हो। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा कि रूट्स के साथ क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी ये दोनों रूट्स जो हैं कैसे हैं, सिमेट्रिक रूट्स हैं। तो हम वो इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जिसके रूट क्या है, ये दोनों है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, यानी हमें कहीं से अल्फा की वैल्यू पता करना होगा। पता करते हैं, x मान लिया। ठीक है, x मान लेने के बाद क्या होगा, यहां से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा x प्लस अल्फा x। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि वो अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसकी रूट क्या है, जिसकी रूट एक ये है और एक रूट ये है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमें रिप्लेस करना है बेसिकली। तो रिप्लेस कर देते हैं। देखो
अल्फा पता हो गया, और यहाँ पे अल्फा अल्फा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो बनाना है हमें 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, उससे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू पता है हमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया। यानी क्या करना है हमें सबसे पहले वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर लेना है जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स एक ये हैं और एक ये हैं। तो उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया और ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए कैसे पता करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने के बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स से एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स एक्स्ट्रा आएगा और वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होगा प्लस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा ये। देखिए एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट देखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये माइनस 2x स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही है आप देख लेना, एक और कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 1, सॉरी ये क्या है, ये है 3 1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया प्लस 3x स्क्वायर आ गया माइनस 6x आ गया, ये क्या आ जाएगा प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से देखोगे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, उसको काट देते हैं हम लोग। ये लिखते हैं, टर्म लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएगी। एक्स स्क्वायर कितना बच रहा है, ये 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, और x वाला कितना बच रहा है, ये कितना बच रहा है x का बच रहा है, ये कितना है 6 और 2, ये कितना हो गया माइनस 4x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट वाला टर्म देख लेते हैं, कांस्टेंट वाला टर्म कितना है 3 2 5 और 1 6। ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर दिया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 2 ये हटा देंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गया। यानी हमने वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया जिसका रूट्स ये दोनों थे। अब कितनों को लग रहा होगा कि सर हम इक्वेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, इससे क्या पता होगा, हमें तो इसका समेशन निकालना है, तो इसका समेशन में इसका क्या रोल है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास क्या गया, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा का होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स कौन से हैं, एक रूट से 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा और एक रूट से 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स 2 है और इनका प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। इसका जो प्रोडक्ट है ये कितना है, प्रोडक्ट 3 है। ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमने ये चीज़ लिख लिया। अब इसमें देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर मान लिया, देखो इसको ए क्यू मान लो, ये बी क्यू मान लो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है,
यहाँ से इसको और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab। अब हमें पता चल गया क्या है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। सम की वैल्यू a प्लस बी, मतलब इसका क्या है, a हमने किसको माना है, इसको a माना है, बस ये a है क्योंकि उसका क्यूब हमने छोड़ दिया है। तो a प्लस बी यानी कि यही है, ये a प्लस बी है बेसिकली, है ना 2, और ये क्या है a इंटू बी है, a इंटू बी कितना है 3, a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया हमारा 2, और a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 4 हो गया, 4 माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस 3ab 9, ठीक है, तो ये माइनस 10 हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप एक बार फिर से लेकिन कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे लग रहा है ये सही आंसर है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाता है बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो कॉमन रूट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या है कि दो इक्वेशन होगा, ठीक है, दो इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन रूट्स की बातें होंगी कि क्या है, उन दोनों के बीच में कितने रूट्स कॉमन है, एक है, दो है, या फिर एक भी नहीं है, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट मिलेगा, क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट मिलेगा कॉमन रूट के केस में, वो क्या होगा, वो होगा आपको एक ये सुनने को मिल सकता है, एक क्या सुनने को मिल सकता है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ये सुनने को मिल सकता है कि एक रूट कोई भी एग्जैक्टली एक ही रूट, मतलब दूसरा कॉमन नहीं है, वो कॉमन है, ठीक है। और क्या है कि दोनों रूट कॉमन हो, एक ये मिल सकता है स्टेटमेंट में कि दोनों रूट कॉमन है। तो उस चीज में, उस केस में कंडीशन क्या हो गया, और कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब ये जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 और जो दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट है a2 b2 c2, उसके बीच में रिलेशन क्या है वो देखना है हमें, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है, हैव अ कॉमन रूट। अब इसमें क्या है ना, हैव अ कॉमन रूट लिखने का मतलब इसमें क्या है कि चांसेस है कि एक तो कॉमन रूट है ही, हैव अ कॉमन रूट मतलब एक रूट कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा अननोन है, दूसरा क्या है, कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम श्योर हैं कि एक ही रूट कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, दूसरा रूट, अदर रूट यानी सेकेंड रूट, इसमें बोलना चाहे क्या बोल सकते हैं, सेकेंड रूट मे बी कॉमन। अगर सेकेंड रूट में, ये सेकेंड रूट क्या हो सकता है, मे बी कॉमन, ठीक है। तो अगर पता चल जाएगा कि दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन ये वाला लग जाएगा। अच्छा, ये इसका कंडीशन है और ये क्या है, ये इसका कंडीशन है। यहां पे अब इसको एक्स, ये अल्फा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। तो ये एक रूल लिखा हुआ है, ठीक है, रूल लिखा हुआ है कि अगर एक रूट कॉमन है तो उस केस में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन लिखा जाता है, ये रिलेशन लिखा जाता है इन केस ऑफ अ सिंगल रूट, इन केस ऑफ एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ठीक है, ये चीज लिखा जाता है। एग्जैक्टली वन रूट कॉमन के केस में आपको ये वाला रूल मिलेगा, ठीक है, ये वाला रूल मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बोलते हैं इसको, कि अगर दो इक्वेशन में एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है तो उस केस में हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। और ये रूल बहुत ही सिंपल है, ये किस तरीके से लिखा गया है और किस तरीके से इसको याद करना है वो चीज़ मैं सिखा देता हूं आप लोग को। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको लिखना है हमें, तो किस तरीके से इसको याद रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या करना है, देखिए ये दो इक्वेशन के हेल्प से, ये दो इक्वेशन के हेल्प से हमें ये चीज बेसिकली लिखना है, ठीक है। और लिखेंगे कैसे वो देख लो आप ऐसा करना, सबसे पहले क्या करो, अल्फा स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा जो हमारा है यहाँ पे आप कह लो कॉमन रूट है, कॉमन रूट,
कॉमन रूट जो है हमारा वो क्या है, वो है अल्फा। ठीक, तो अब ये रिलेशन लिखना कैसा है देख लो आप, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो, जब अल्फा स्क्वायर लिखना है ना, इसको ढक लेना है। जब अल्फा स्क्वायर लिखेंगे इसको ढक लेंगे और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ये मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले इधर सबसे राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b1c2 लिख दिया, यहां से लिख दिया b1c2 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। समझ में आ रहा है? इसको ढकना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस क्या करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा b2c1। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब इसमें क्या है, सेकेंड वाला जो लिखना है, सेकेंड वाला क्या लिखना है, माइनस अल्फा एक रख देना है, माइनस अल्फा रख दिया यहाँ पे, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, अब माइनस अल्फा रखने के बाद क्या करना है, ये यहां से आया होगा तो इसको ढक दिया। अब इसको ढकने के बाद क्या करना है, फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। सबसे पहले जो लिखाएगा वो इधर वाले से जो मल्टीप्लाई होकर आएगा प्रोडक्ट, उसको लिखना है। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा a1c2 माइनस c1a2 ये चीज आएगा, इज इक्वल टू 1 बाई, अब इसको ढक लीजिए। अब क्या करना है, इसको ढक लेना है, इसको ढक लिया। इसको ढकने के बाद क्या बचा, इसके बाद बचा a1b2 माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। हमेशा पहला प्रोडक्ट वो लिखना है जिससे सबसे राइट मोस्ट में होगा। ठीक है, सबसे राइट मोस्ट में। तो इसको ढकने के बाद सबसे राइट मोस्ट में ये मिल रहा है, तो b2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a1, यानी ये हो गया a1b2 माइनस a2b1। ये है हमारा क्या है, क्रैमर्स रूल। तो यहां से क्या होगा, अल्फा की जो वैल्यू आती है, अल्फा की वैल्यू अगर मान लिया हम इन दोनों को सॉल्व करें, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी, देखिए यहां से ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसको इधर भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक, ये चीज आ जाएगा अल्फा की वैल्यू आएगा। फिर से इससे एक इक्वेशन बना के क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जानना है कि ये सब चीज़ आया कहाँ से, तो मैं बहुत जल्दी में इसको भी बता देता हूँ कि ये रिलेशन आया कहाँ से है। और वो आया कहाँ से, बहुत सिंपली इसमें अल्फा पुट कर दिया गया होगा और दोनों को सॉल्व किया गया है। बस उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बस मैं बता दे रहा हूँ आया कहाँ से है। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल याद रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया, जिस वे में लिखना है उसी तरीके से याद रखना है। अब देखिए ये आ कहाँ से रहा है, अल्फा की वैल्यू अगर आपने देखा होगा लास्ट में हमने कुछ लाया था कोफिशिएंट के टर्म में, तो उसको फिर से यहाँ से लाते हैं। देखिए अगर अल्फा इसका रूट है, अल्फा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, कुछ ऐसा होगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका भी रूट है तो ये क्या होगा, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा की अगर वैल्यू चाहिए तो ये क्या है, आप समझ सकते हो कि अल्फा स्क्वायर एक वेरिएबल है और एक अल्फा वेरिएबल है। अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और कैंसिल करेंगे कैसे, कैंसिल देखिए कैसे करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 से, और फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है, हमने क्या किया कि पूरे इक्वेशन को ऊपर वाले में a2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले में a1 से मल्टीप्लाई किया। तो उस केस में देखना सॉल्व करने पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a1 a2 अल्फा स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। ये क्या आएगा देखना, ये आ जाएगा ऊपर क्या है, a2b1 माइनस ये हो गया a1b2 इंटू अल्फा कॉमन आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये देखो a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गया। आप अगर अल्फ़ा निकालोगे, अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस a1b2। तो ये जो रिलेशन हमने बोला कि याद रख लो, वो क्रैमर्स रूल है। तो आप क्या करना है, आप समझ भी गए होगा कि वो रूल आया कहाँ से होगा। एक बार अल्फा स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, एक बार अल्फा सॉल्व कर सकते हो, और दोनों को रिलेट करोगे तो जो रिलेशन आएगा वो ये चीज़ आ जाएगा। तो यही क्या किए थे क्रैमर साहब ने, यही चीज़ किया। सिंपली क्या किया, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और एक फॉर्मूला अपने नाम कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया,
ठीक है, पहला वाला एग्जैक्टली वन रूट के केस में अगर एग्जैक्टली हमें पता है एग्जैक्टली या एक रूट कॉमन है, सिंपली एक रूट भी कॉमन है, तो उस केस में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है, उस केस में ये रिजल्ट किस तरीके से आता है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर दोनों रूट कॉमन है तो इससे कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। अब दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो ये फिर दोनों अलग अलग इक्वेशन कैसे नजर आ रहा है। अब देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको चीजें बहुत आसानी से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से 2 इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोनों वो क्या हो सकते हैं, कॉमन। देखिए, अगर मान लिया एक इक्वेशन हमने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मान लिया ये एक इक्वेशन ऐसा लिखा जिसके 2 रूट हैं, रूट कौन कौन से हैं, एक -1 है और एक -2 है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा 6x हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन के जो रूट है ना, रूट सेम ही है। इसके भी रूट क्या है -1 -2, इसके भी रूट अब अगर पता करोगे तो -1 एंड -2 है। तो हो के अब दोनों इक्वेशन अलग अलग है। अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो दोनों अलग है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, अलग है। हाँ, रूट्स दोनों के सेम है, दोनों के रूट्स सेम है। तो एक चीज बोल सकते हैं ना, देख के ही बोल सकते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। अगर दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन कि रूट्स सेम है तो रिलेशन क्या नजर आ रहा है। आप अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे ना, कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई यहाँ वाला का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना आ गया 1/2। यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 1/2, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 1/2, यानी जो रेशियो है कोफिशिएंट का, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर दोनों रूट कॉमन है, अगर दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पैरेलल। देखो, अब पैरेलल बोल रहे हो सत्यम सिंह, इसमें क्या है कि पैरेलल की बातें कब आती है, जब क्या होता है 2 लाइन होता है, और लाइन का इक्वेशन किस टाइप का होता है, x और y के टर्म में होता है ना, तो वहां पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है कि पैरेलल है कुछ, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ, हालांकि पैरेलल लाइन वगैरह देखोगे तो वहाँ पे इस तरह का रेशियो आता है, तो ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही सीखते हैं। तो वहाँ पे भी पैरेलल बोलते हैं ना, तो कुछ हद तक जो कोफिशिएंट ये पैरेलल का नहीं है, ये एक्चुअली वहाँ पे देखोगे तो सेम लाइन का ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये एक्स वाई के टर्म में रहा होता तो सेम लाइन का कॉन्सेप्ट हो जाता, तो उसमें नहीं जाते हम लोग, क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं कि अगर 2 इक्वेशन है और उनके दोनों रूट कॉमन है तो उस केस में जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो ये होगा। ठीक, अब लास्ट वाला कंडीशन है, लास्ट वाला देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि लास्ट वाला जो है वो क्या है। ठीक, देखिए, तो लास्ट वाला मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है एक रूट कॉमन हो जाए या क्या हो जाए, दोनों रूट कॉमन हो जाए। तो अगर हमें पता चलता है कि दोनों रूट कॉमन हो गया, स्टेटमेंट यही है, लेकिन हमें पता चल गया कि दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन ये अप्लाई कर देंगे। और अगर नहीं पता चलता है, मान लिया हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ है कि जिससे हम पता कर दें कि दूसरे रूट के बारे में पता कर सके कि कॉमन है कि नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर एक रूट कॉमन है तो ये तो कंडीशन अप्लाई होगा ही होगा। कहीं से हमें पता चल गया कि एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन तो अप्लाई होना ही होना है, लेकिन हम दूसरे रूट के बारे में पता इसलिए करेंगे ताकि हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकें, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब इस पे क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है ये पहला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द इक्वेशन x² - x - 12 इक्वल टू 0 एंड लेमडा x² + 10x + 3 इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है,
हैव वन रूट इन कॉमन, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रूट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। बोला गया है कि दोनों इक्वेशन में जो है ना रूट्स क्या है, एक रूट्स हैव अ कॉमन रूट, एक रूट्स कॉमन है, तो वो कॉमन रूट पता करना है और प्लस लेम्डा की वैल्यू पता करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब तो हमने पढ़ा है अभी कि कॉमन रूट का कंडीशन क्या होता है, एक के लिए भी पढ़ा है, हैव अ कॉमन रूट के लिए भी पढ़ा है, और एग्जैक्टली वन रूट और बोथ रूट दोनों का हमने कंडीशन पढ़ रखा है। तो अब अगर उसको पढ़ के डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो भी सही है, ठीक है करो, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हो तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि सीधा सीधा हम इसके ना रूट ही पता कर सकते हैं। रूट क्या होंगे, आप फैक्टर कर लो, उसको फैक्टर करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। यानी इसके जो दो रूट्स हैं, रूट्स आ गया, एक रूट्स आ गया -3 और एक रूट आ गया 4। एक रूट -3 और एक रूट क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब हम चाहें तो सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे ना, कॉमन रूट है तो या तो कॉमन रूट क्या होगा -3, या तो कॉमन रूट क्या होगा 4 होगा, उसके अकॉर्डिंग लेम्डा की क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। तो लेम्डा की वैल्यू देखिए कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पे केस लेना होगा। केस 1 में क्या हो जाएगा, व्हेन कॉमन रूट इज -3। जब कॉमन रूट -3 होगा तो कॉमन रूट -3 होगा तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू रख देते हैं लेम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -3, ठीक है, प्लस क्या होगा, +3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 9 लेम्डा, ठीक है, 9 लेम्डा, और ये कितना हो गया -30 प्लस 3 दैट इज -27 इज इक्वल टू 0। यानी लेम्डा की वैल्यू क्या आ गया, लेम्डा की वैल्यू आ गया यहाँ से 3। तो जब कॉमन रूट -3 है तो उस केस में लेम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा कि जब व्हेन कॉमन रूट इज 4, जब कॉमन रूट 4 हो जाएगा तो उस केस में लेम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देख लो आप, 4 से सेटिस्फाई करेंगे लेम्डा, ये 16 हो गया प्लस ये 40 हो गया प्लस ये 3 हो गया। यानी इस केस में लेम्डा की वैल्यू आ गई -43/16, ये आ गया, ये चीज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हमें कुछ ये जो हमने रूल पढ़ा या फॉर्मूले पढ़े उसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हमने रूट ही फाइंड कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, बाकी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अप्लाई करो क्या कि अगर कॉमन रूट -3 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेम्डा की वैल्यू आ गया। अगर कॉमन रूट क्या है, कॉमन रूट 4 है, सेटिस्फाई करो, लेम्डा की वैल्यू आ गया। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या इसमें दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट इसके कॉमन हो सकते हैं, जल्दी से बताइए, देख लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अगर दोनों रूट कॉमन होगा तो उसके लिए कुछ ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे क्या हो जाए, रेशियो बराबर आ जाए। यही तो चेक करना है ना। आप देखो यहाँ पे रेशियो अगर देखोगे ना, मान लिया यहाँ पे 1/λ आ गया, ठीक है रेशियो, दूसरा वाला रेशियो क्या आ गया -1/10 है, और एक रेशियो क्या आ गया, एक रेशियो क्या है -12/3। तो आप क्लियर देख सकते हो कि ये रेशियो इक्वल ही नहीं है, और रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बोलेंगे नहीं कि दोनों रूट कॉमन हो सकता है। तो उसका थॉट हटा देना है। अगर कन्फ्यूजन आता है तो आप पहले चेक कर लो और उसका थॉट हटाओ, और सिर्फ सिंगल कॉमन रूट रहेगा, वो भी कैसे, एक बार ये एक बार या तो -3 या तो दूसरी बार 4, और उसके अकॉर्डिंग लेम्डा की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन ये क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि फाइंड द प्रूव दैट, इसमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, प्रूव दैट ax² + bx + c = 0 एंड x² + 2x + 3 = 0 हैव अ कॉमन रूट, देन a is to b is to c is to is equal to 1 is to 2 is to 3। ठीक है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लो, वेयर, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, वेयर a b एंड c, a b एंड c ये जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को।
ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, एग्जाम में जब आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पे कि ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हैव अ कॉमन रूट। स्टेटमेंट देखना है, इस पे फोकस जरूर करना है। अब हैव अ कॉमन रूट है तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट कॉमन हो जाए, ठीक है। अब अगर सिर्फ ये पढ़ के फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हो क्रैमर्स रूल तो भी ठीक है, आप करो, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगा ज़्यादा। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, देखना है कि हैव अ कॉमन रूट क्या पॉसिबिलिटी है कि दूसरा वाला कॉमन हो सकता है। तो दूसरे वाले के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं। इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका d निकालोगे ना, d निकालो, देखो d क्या हो जाएगा, d क्या होगा, d आ जाएगा 4 माइनस 12 यानी लेस देन 0। अब d लेस देन 0 हो गया, इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, d लेस देन 0, रूट्स इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी होने का मतलब, अच्छा इमेजिनरी हो गया तो यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी होने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे a b और c, सॉरी 1 2 और 3 ये सब के सब जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है। तो रियल है, इसका मतलब हमने, अगर आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स में हमने बताया था d लेस देन 0 हो और कोफिशिएंट कैसे हो, रियल हो, तो उस केस में जो रूट्स एग्जिस्ट करता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। रूट्स जो होगा वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी एक रूट क्या है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक रूट अगर a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। अब यहां पे देखो ये चीज तो पता है कि एक रूट कॉमन है, इसमें हमें पता है कि एक रूट कॉमन है, तो मान लिया वो जो कॉमन रूट है a प्लस आयोटा बी है। हमने मान लिया कि वो जो कॉमन रूट है, a लिखना सही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला a और ये वाला a थोड़ा डिफरेंट है, इसमें स्टार लगा देते हैं, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सेम है, ठीक है। ये चीज़ है, हमने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे भी a यूज हो रखा है, इसलिए ये a और ये a अलग है, इसलिए स्टार लगा दिया। अब देखो दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, ये दिया हुआ है, तो एक रूट हमने मान लिया कि ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये इसके पास यही दो टाइप के रूट हैं, तो एक रूट मान लिया ये कॉमन है, तो इसका ना दूसरा रूट ऑटोमेटिक ये वाला हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाला रूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट रियल हैं। अगर कोफिशिएंट रियल है, एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे बोला तो था एक रूट है कॉमन, लेकिन आप देखो इसके भी दोनों रूट यही हैं और इसके भी दोनों रूट यही है। यानी यहाँ पे हमें पता चला एनालाइज करने के बाद, कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद, कि दोनों रूट इसके कॉमन है। अब अगर दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन बहुत आसानी से ला सकते हैं। किस तरीके से लाएंगे कंडीशन, देखो कंडीशन रेशियो बस ले लेना है। देखो रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाई वन इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 3, ठीक है, ये चीज आ गया। अब अगर a इज टू b इज टू c देखोगे तो a इज टू b इज टू c कितना आ जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा। यानी a b c का रेशियो क्या है, 1:2:3 है। तो ये चीज हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन रूट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एक रूट कॉमन बोलेगा, लेकिन आप उसमें कोशिश करना है क्या, कि क्या ऐसा तो नहीं है जिसमें दोनों रूट कॉमन हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया सबको समझ में आया सेकंड वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां पे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था। ये क्वेश्चन मान लिया ऐसा होता है, x² माइनस 2x, ठीक है, -1 = 0। इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते थे। इस केस में क्या होता है, इसके जो रूट होते इरेशनल रूट होते, ठीक है, इरेशनल रूट होते, ठीक है, इरेशनल रूट्स होते हैं। तो एक a प्लस एक रूट क्या होता है, p प्लस रूट क्यू, दूसरा रूट क्या होता है, p माइनस रूट क्यू होता।
और यहाँ पे बता दिया गया था कि ए बी सी ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों कैसे हैं, रेशनल है। तो उस केस में क्या होता कि एक रूट अगर इसमें से कॉमन वाला p प्लस रूट क्यू होता तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू हो जाता। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी था कि इक्वेशन दूसरे टाइप का हो जिसके रूट कैसे हो, इरेशनल हो। तो उस केस में भी क्या होता है, यहाँ पे दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं और रेशियो क्या होता है, सेम ही आता। तो यहाँ पे क्वेश्चन हालांकि पूछा था सिर्फ इसके रूट जो कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे या इमेजिनरी थे, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था जब रूट्स इसके कैसे होते, रूट्स इसके इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 and x square plus cx plus ab equal to 0 have a non-zero common root, then prove that a plus b plus c equal to 0। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप ध्यान से देखो, have a non-zero common root है। ठीक है, यानी इसमें भी स्टेटमेंट वही है, have a common root है, लेकिन अब इसमें भी हमें कोशिश करना है कि देखना है दूसरा वाले का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से लिख के देखो, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, एक रूट है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, कुछ ऐसा खास इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें जिससे कि हम दूसरे रूट के बारे में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं या उसको किसी तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे भी वेरिएबल में, ये भी वेरिएबल में, तो ना हम इसके रूट पे कमेंट कर सकते हैं ना इसके रूट पे कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि दोनों इक्वेशन के जो दूसरे रूट हैं उसके बारे में हमें नहीं पता। तो ठीक है, नहीं पता तो एटलीस्ट ये तो पता है ना कि एक रूट इसका क्या है, एटलीस्ट हमें ये पता है कि एक रूट कॉमन है। तो कुछ नहीं तो क्रैमर्स रूल तो अप्लाई कर ही देंगे। तो क्रैमर्स रूल देखिए अप्लाई करते हैं। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई कैसे करना है एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैं, किस तरीके से लिखना है। मान लिया से कॉमन रूट इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो वही क्रैमर्स रूल देखना, मैं फिर से लिखने जा रहा हूं। क्रैमर्स रूल मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर, जब अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखना हो तो इसको ढको, अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखना हो इसको ढको, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस इधर वाले मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट वाले में माइनस अल्फा, भूलना नहीं है, माइनस अल्फा फिर ढको, फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए बी माइनस सी ए। अल्फा के लिए ढको, इधर वाले का मल्टीप्लिकेशन पहले, ए बी, इधर वाले का मल्टीप्लिकेशन बाद में, इज इक्वल टू 1/, ये वाला ढकना है, कौन सा, सबसे लास्ट वाला ढक लेना है, क्या बचेगा, c माइनस बी। समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या किया हमने कि क्रैमर्स रूल को हमने लिख दिया, बस क्रैमर्स रूल को हमने लिख दिया कि अल्फा स्क्वायर बाई ये आ गया। अच्छा, अब यहां से डायरेक्ट ना अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से इन दोनों को कंपेयर करके या इन दोनों को सॉल्व करके। देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, c माइनस बी हो गया डिवाइडेड बाई c माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, a आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक चीज दिया हुआ है कि हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट, नॉन जीरो। अगर कोई इसको सॉल्व करता ना तो अल्फा की वैल्यू 0 भी आ सकती थी, लेकिन उसको वहां पे पहले ही बोल दिया निगलेक्ट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है ना, तो क्या होगा, इधर ले आएंगे तो अल्फा कॉमन होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 आ सकता है, लेकिन उसको पहले ही बोल दिया है, उसको हटा देना है, नॉन जीरो लेना है हमें, यानी 0 नहीं लेना है। तो अल्फा इक्वल टू ए आ गया, ये चीज आ गया, अल्फा इक्वल टू ए आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा इक्वल टू ए आ गया। अब तो देखिए इसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं, जो हमें कंडीशन लाना है, ये जो कंडीशन लाना है उसको हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू ए आया तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें पुट कर दो, अल्फा रूट है दोनों का ना, तो आप पुट करके ये रिलेशन ला सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप किसी और का इसका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसका यूज करके अल्फा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ये चीज आ जाएगा। नहीं तो क्या करना है, सीधा इसमें पुट करेंगे, क्योंकि अल्फा इसका रूट है और ए आ गया, तो ए स्क्वायर का रूट है अल्फा, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट मैं रखूंगा, ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए हटा दिया, ए हटा दिया, ए हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ए हटाने के बाद आ जाएगा क्या हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दो वैल्यू आ रही है, या तो ए इक्वल टू 0 हो जाए, यहां से दो वैल्यू आ रही है ना, या तो a इक्वल टू 0 हो जाए, या क्या हो जाए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। तो अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो रिलेशन आ रहा है, हमें कहीं से इसको हटाना होगा, हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 होगा तो देख लो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, x की एक वैल्यू 0 आने लगेगी, और पहले ही बोल दिया गया है कि नॉन जीरो कॉमन रूट है, नॉन जीरो। तो अगर a 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 होगा, और दोनों में एक रूट कॉमन हो जाएगा, और वो कॉमन रूट क्या होगा, 0। इसलिए इस 0 को हटाना होगा, इसको हटा दिया तो जो बचा रिलेशन वो ये आ गया। तो ये रिलेशन यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से कॉमन रूट में क्वेश्चंस मिल गए। 3 तरीके के क्वेश्चन कॉमन रूट में मिला। पहला क्या मिला कि उसमें हो सकता है कि कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ना हो, कोई रिजल्ट अप्लाई करने की जरूरत ना हो, अगर किसी एक इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, रूट फाइंड कर लेते हैं तो सही है। दूसरा कैसा था, दूसरा ये था कि हो सकता है दिया हो एक रूट कॉमन, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें 2 रूट कॉमन हो, तो क्या करेंगे, बोथ रूट्स कॉमन वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था क्वेश्चन का, तीसरा पॉसिबिलिटी ये था कि जिसमें हमें पता ही ना चले कि दोनों रूट कॉमन हो, तो हमारे पास क्या होता है, एक ही चीज बचता है, वो क्रैमर्स रूल, उसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉमन रूट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में शुरू करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग देखेंगे, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आया भी है कई बार, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।